स्टूडेंट्स, हम फंक्शंस ऑफ लिवर डिस्कस कर रहे हैं। फंक्शंस ऑफ लिवर के हवाले से यू नो वेरी वेल, कल हमने जैसे पढ़ा था डीअमाइनेशन का प्रोसेस। डीअमाइनेशन और उसके रिजल्ट में यूरिया फॉर्मेशन होती है। डीअमाइनेशन क्या है? अमाइनो एसिड से अमाइनो ग्रुप की रिमूवल को हम कहेंगे डीअमाइनेशन, जिसमें आगे जाके अमोनिया प्रोड्यूस होगी। अमोनिया हाईली टॉक्सिक है, उसका एक लेस टॉक्सिक एक अनदर कंपाउंड जो बनेगा दैट इज कॉल्ड एज यूरिया। इंटर में एसटीपी बुक के अंदर फर्स्ट चैप्टर के अंदर जैसे ये नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट का जैसे ये लाइक एक टॉपिक मौजूद है जिसके अंदर डिटेल थोड़ी है। जिन्होंने इंटर पढ़ा है, नहीं पढ़ा है तो इतना यहाँ पे बिग इशू नहीं है। जस्ट आपको ये याद करना है कि लिवर के अंदर डीअमाइनेशन का प्रोसेस होता है और उसके रिजल्ट में आगे जाके यूरिया जो एक लेस पॉइजनस मटेरियल, हालांकि ह्यूमन बीइंग का जो मेजर नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट है वो यूरिया होता है और यूरिया की फॉर्मेशन होती है लिवर के अंदर। और कौन से साइकिल या प्रोसेस के वाले, उस साइकिल या प्रोसेस का नेम है जिसे ऑर्निथीन साइकिल भी कहते हैं, यूरिया साइकिल भी कहते हैं, जिसके रिजल्ट में जैसे यूरिया की फॉर्मेशन होती है। देन ये यूरिया लिवर से सर्कुलेशन में हार्ट की तरफ जाएगा और हार्ट से देन किडनी, किडनी से यूरिन के जरिए ये यूरिया पास आउट हो जाता है। बट यूरिया की फॉर्मेशन, यूरिया की सिंथेसिस होती है लिवर के अंदर। वेरी सिंपल सा क्वेश्चन है, कॉमन सा क्वेश्चन है, बट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, टेस्ट में आता रहता है कि नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट ह्यूमन बीइंग की मेजर नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट यूरिया है। यूरिया की सिंथेसिस कहाँ होती है? अक्सर स्टूडेंट्स के जहन में यही होता है यूरिया यूरिन तो किडनी ऑप्शन होता है, तो उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, किडनी को टिक करते हैं, जो मीन्स सही ऑप्शन नहीं है। यूरिया की फॉर्मेशन होती है लिवर के अंदर, बट वो आगे जाके हार्ट एंड देन किडनीज की तरफ आएगा, किडनी से यूरिन की सूरत में पास आउट हो जाता है। हम नेक्स्ट अदर फंक्शंस ऑफ लिवर पे आते हैं, नेक्स्ट अदर फंक्शंस ऑफ लिवर पे आते हैं। कल ये हमने इनको डिस्कस किया था इन पॉइंट्स को। तो दूसरे फंक्शंस में सिंथेसिस ऑफ विटामिन है, विटामिन ए है, सिंथेसिस फ्रॉम कैरोटीन्स, और इसी तरह से सिंथेसिस ऑफ एल्ब्यूमिन फ्रॉम अमाइनो एसिड्स फ्रॉम एसिड्स टेक्स प्लेस इन द लिवर। एल्ब्यूमिन एक जैसे प्लाज्मा प्रोटीन है, प्लाज्मा प्रोटीन एल्ब्यूमिन है। उसके बाद जैसे फॉर्मेशन ऑफ ब्लड प्रोटीन्स हैं जो क्लॉटिंग मैकेनिज्म में काम देते हैं, प्रोथ्रोम्बिन एंड फाइब्रिनोजन, ये भी प्लाज्मा के अंदर, ब्लड के प्लाज्मा पोर्शन के अंदर प्रोथ्रोम्बिन है या फाइब्रिनोजन है या एल्ब्यूमिन है, ये प्लाज्मा प्रोटीन होते हैं ब्लड के प्लाज्मा के पोर्शन के अंदर, बट एक्चुअली इनकी सिंथेसिस या फॉर्मेशन जो होती है वो लिवर के अंदर होती है। यू नो वेरी वेल कि जैसे ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू है, एक सर्कुलेटिंग फ्लूइड है, जिसके अंदर जो ब्लड सेल्स हैं आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, ये डिफरेंट और हेमोपोइटिक टिश्यूज है। जैसे यकीनन जैसे हमने पढ़ा है बोन मैरो है, स्प्लीन है, थाइमस है या लिम्फ नोड्स है, उनके अंदर ये ब्लड सेल्स बनते हैं, डब्ल्यूबीसी, आरबीसी और प्लेटलेट्स। बाकी प्लाज्मा पोर्शन है उसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, जैसे 90% है उसके अंदर वाटर है, और जो हम फूड खाते हैं जो डाइजेस्ट होता है, अमाइनो एसिड्स हैं या जो सिंपल शुगर्स हैं या ग्लाइसराइड्स हैं या फैटी एसिड है, ये सब जो है प्लाज्मा पोर्शन के अंदर सर्कुलेट करते हैं। हार्मोन्स हैं, एंटीबॉडीज है, सब प्लाज्मा के अंदर होते हैं। प्लस में प्लाज्मा के अंदर जो है प्लाज्मा प्रोटीन होते हैं, कौन से एल्ब्यूमिन है, फाइब्रिनोजिन है और फाइब्रिन है। ये जो ये तो प्रोटीन दोनों जो क्लॉटिंग मैकेनिज्म में काम आते हैं, क्लॉटिंग मैकेनिज्म, ब्लड क्लॉटिंग मैकेनिज्म। तो सिंथेसाइज ब्लड की जो होती है लिवर सेल में होती है, दीज आर नेसेसरी फॉर ब्लड क्लॉटिंग मैकेनिज्म। आगे थोड़ी एक इलस्ट्रेशन में हम देखेंगे, और ये इनकी जिक्र जैसे हमारे एसटीपी बुक के अंदर चैप्टर 1 के अंदर भी मौजूद है, कौन से थ्रोम्बिन, फाइब्रिनोजन, इनकी फंक्शंस ऑफ लिवर एक हेडिंग है। अगर आपको ये बुक मिल जाए तो उसमें भी आप देख सकते हैं कि लिस्ट भी मौजूद है फंक्शंस ऑफ लिवर की। फर्स्ट चैप्टर के अंदर एसटीपी बुक है, उसके अंदर एक डिटेल भी मौजूद है, फर्स्ट चैप्टर में भी मौजूद है। और इसी तरह से फर्स्ट ईयर का जो एसटीपी बुक है, फर्स्ट ईयर का एसटीपी बुक चैप्टर नंबर 12 है, उसके अंदर भी फंक्शंस ऑफ लिवर की हेडिंग मौजूद है, वहाँ पे आप देख सकते हैं। तकरीबन यही से मैं कंप्रिहेंसिव बुक यही है, उसमें इसी वजह से हम सब फंक्शंस कवर हो जाते हैं, इस वजह से यहाँ पे आप इसको देख रहे हैं। फेगोसाइटोसिस आल्सो अकर्स इन द लिवर। फेगोसाइटोसिस कैसे? जैसे आपको पता है कि आरबीसी जो जिनकी एज होती है 120 डेज, हर 120 डेज के बाद जो आरबीसी प्रोड्यूस होते हैं देन वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं।
तो इनकी डिस्ट्रक्शन का जो अमल होता है वो लिवर के अंदर होता है बाय द प्रोसेस ऑफ फैगोसाइटोसिस होता है। आरबीसीज की डिस्ट्रक्शन आफ्टर 120 डेज ये भी लिवर के अंदर होता है। उसके रिजल्ट में जैसे बाइल पिगमेंट, बाइलिरुबिन, जैसे हमारे एनटीपी बुक में जैसे ऑरेंज लिखा हुआ है, रेड और ऑरेंज कलर की पिगमेंट होती है, और बाइलिवर्डिन जो है ग्रीन पिगमेंट होती है, आर फॉर्म्ड फ्रॉम द ब्रेकडाउन ऑफ हीमोग्लोबिन। हीम पार्ट है ना, हीमोग्लोबिन के अंदर एक हीम पार्ट होता है, दूसरा होता है ग्लोबिन पार्ट होता है। हीम की कैटाबोलिज्म की मीनिंग होती है ब्रेकिंग डाउन। जब हीम पार्ट ब्रेकिंग डाउन उसकी होगी तो उसके रिजल्ट में बाई प्रोडक्ट के तौर पे बाइल पिगमेंट्स प्रोड्यूस होते हैं। वेलकम। तो हीम की कैटाबोलिज्म में जैसे ये जो ब्रेक डाउन होती है तो उसके रिजल्ट में ये बाइल पिगमेंट्स, बाइलिरुबिन एंड बाइलिवर्डिन बनती है। जस्ट इनका कलर के हवाले से जो बुक्स में कलर लिखा हुआ है, यही क्वेश्चन थोड़ा सा आप नोट करेंगे, कौन सी पिगमेंट किस कलर की होती है। एसटीपी बुक में भी मौजूद है, चैप्टर नंबर 12 के अंदर एसटीपी बुक में भी कलर के हवाले से पॉइंट मौजूद है, तो थोड़ा सा इसको कलर के हवाले से पिगमेंट को नोट करेंगे। एक्चुअली जैसे आरबीसी ब्रेकडाउन होती है तो यकीनन आरबीसी के अंदर होता क्या है, आरबीसी के अंदर तो हीमोग्लोबिन है, और हीमोग्लोबिन के अंदर क्या है, एक जैसे हीम ग्रुप है, दूसरा ग्लोबिन है। तो हीम की जब कैटाबोलिज्म होगी तो बाई प्रोडक्ट बाइलिवर्डिन एंड बाइलिरुबिन पिगमेंट्स बनते हैं, और जिन्हें हम कहते हैं बाइल पिगमेंट्स। उसके बाद लिवर आल्सो प्रोड्यूस द हेपारिन, heparin enzymes that prevent clotting of the blood inside the blood vessels। जैसे जो फर्स्ट ईयर में एसटीबी बुक है, उसमें चैप्टर नंबर 14 के अंदर जैसे ब्लड की कंपोजिशन है, उसके अंदर भी जैसे एक जैसे टेबुलेटेड चार्ट है, उसके अंदर हेपारिन जैसे आप पढ़ते हैं, जैसे मैं आपको पेज नंबर बताता हूँ, वहाँ पे भी एक इसकी ब्लड के हवाले से जो लिस्ट मौजूद है, आप जरा फर्स्ट ईयर एसटीबी बुक थोड़ा देखेंगे, उसके अंदर आप पेज नंबर है 354 पेज के हवाले से फर्स्ट ईयर चैप्टर 14 है, और इसका पेज नंबर है 354। उसमें एक लिस्ट बनी हुई है ब्लड के कंपोनेंट्स के हवाले से। तो जैसे बेसोफिल्स में आप जैसे देखेंगे, बेसोफिल्स आल्सो प्रोड्यूस हेपारिन, बेसोफिल भी हेपारिन प्रोड्यूस करते हैं, और लिवर भी हेपारिन प्रोड्यूस करता है। तो इससे हेपारिन का बहुत इंपॉर्टेंट काम है कि दैट प्रिवेंट्स क्लॉटिंग ऑफ ब्लड इनसाइड द ब्लड वेसल। ब्लड वेसल में अगर कहीं पे इंजरी वगैरह हो जाए या कट हो जाए तो फिर यकीनन उस जगह पे प्लेटलेट्स भी आ जाएंगे, क्लॉटिंग मैकेनिज्म स्टार्ट होगी। अगर इसी तरह से अगर क्लॉट्स ज्यादा बने तो वहाँ पे जैसे यकीनन ब्लीडिंग को स्टॉप करने के लिए क्लॉट्स बने, ये ब्लड सर्कुलेशन है ये स्टॉप हो सकती है। तो यानी इसी ब्लड वेसल्स के अंदर ब्लड फ्लो कंटिन्यूस होना चाहिए, तो उसके लिए ये हेपारिन जो है, हेपारिन का रोल होता है एंटी क्लॉटिंग इन नेचर है। हेपारिन एंटी क्लॉटिंग इन नेचर। सिंपल वर्ड्स में हम कहेंगे कि ब्लड को क्लॉट होने नहीं देंगे ब्लड वेसल्स के अंदर, ताकि ब्लड फ्लो जो है वो कंटिन्यू रहे। तो सिंपली हम कहेंगे हेपारिन एंटी क्लॉटिंग इन नेचर होते हैं। वो भी जैसे हेपारिन की प्रोडक्शन भी हेपारिन जो लिवर के अंदर प्रोड्यूस होता है। इसी तरह से आरबीसीज आर फॉर्म्ड ड्यूरिंग फीटल लाइफ। फीटल की मीनिंग होती है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान बनते रहते हैं, लिवर के अंदर, ये भी लिवर के अंदर प्रोड्यूस होंगे। जैसे बात हो रही है फंक्शंस ऑफ लिवर, तो ड्यूरिंग द डेवलपमेंट एम्ब्रियो के लिवर के हवाले से आरबीसीज बनेंगे। फीटल लाइफ का मतलब फीटल रेफर्स टू फीटस, FETUS भी लिखते हैं अमेरिकन इंग्लिश में। फीटल उससे एडजेक्टिव फीटल लाइफ यानी डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, उसके दौरान डेवलपमेंट के दौरान जाहिर है जब इतनी बोन्स नहीं बनती हैं एम्ब्रियो के अंदर, इतनी वेल डेवलप्ड स्ट्रक्चर नहीं होते, तो उस वक्त आरबीसी जो भी बनने होते हैं वो लिवर प्रोड्यूस करता है एम्ब्रियोनिक स्टेज, सिंपल वर्ड्स में। इसी तरह से डिटॉक्सिफिकेशन भी करा दे, लिवर का एक वेरी इंपॉर्टेंट काम है। जैसे ये फर्स्ट ईयर में भी जैसे इसका जो है थोड़ी सी जो है हेडिंग मौजूद है फर्स्ट ईयर में, एसटीबी बुक है फर्स्ट ईयर का, उसमें चैप्टर 4 है, और उसमें जैसे एक आर्गेनिल है जिसका नेम है पराक्सीसोम्स। जैसे उस हेडिंग के अंदर भी आप देख सकते हैं कि हाइड्रोजन पराक्साइड एक जो है पॉइजनस मटेरियल होता है। हाइड्रोजन पराक्साइड को वाटर एंड जैसे ऑक्सीजन में ब्रेक करने का काम जो है एक एंजाइम प्रोड्यूस करता है, कैटालिस एंजाइम।
और ये काम जैसे लिवर के अंदर होता है, जिसे हम कहेंगे डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस इज कॉल्ड द डिटॉक्सिफिकेशन। इसी तरह से और भी कई कंपोनेंट्स होते हैं जो बहुत ही जो हाईली पॉइजनस होते हैं उनको एटलीस्ट थोड़ी सी लेस डिग्री में कन्वर्ट करते हैं। तो ये जो ऐसी जो डिटॉक्सिफिकेशन का काम होता है वो लिवर के जरिए होता है। जैसे हम पढ़ते हैं कि डी लफ्ज की मीनिंग होती है बायोलॉजिकल साइंस में रिमूव करना। डी रेफर्स टू रिमूव, जैसे टॉक्सिफिकेशन यानी टॉक्सिन्स को रिमूव करना, टॉक्सिन्स के इफेक्ट्स को रिमूव करना, डिटॉक्सिफिकेशन। जैसे कुदरत ने, नेचर ने जो लिवर की जो लाइक जो एक ऐसी पोजीशन दी है, जैसे हम स्मॉल इंटेस्टाइन से जो फूड खाते हैं डाइजेस्ट होता है वो सबसे पहले लिवर के अंदर जाता है, डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में या हार्ट के अंदर एब्जॉर्ब नहीं होता है, सबसे पहले स्मॉल इंटेस्टाइन से लिवर में, लिवर में यहाँ पे डिटॉक्सिफिकेशन या प्रोसेसिंग होगी फूड की, देन जो है वो ये यकीनन हार्ट के अंदर जाएगा, हार्ट जो है सर्कुलेशन में डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी जाता है। तो यानी जो हम चीजें खाते हैं डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में दाखिल नहीं होते, सबसे पहले वो लिवर के अंदर हेपेटिक पोर्टल वेन के जरिए जाएंगे और देन जो है यहाँ पे प्रोसेसिंग होगी, डिटॉक्सिफिकेशन होगी, उसके बाद जो है ये सर्कुलेशन में चीजें शामिल होगी, सर्कुलेशन के बाद वेरियस बॉडी पार्ट्स तक जाएंगे। तो ये आर्गन जो है इसकी लोकेशन है, एक इम्पोर्टेंट लोकेशन है ताकि यहाँ पे डिटॉक्सिफिकेशन का प्रोसेस हो जाए। ठीक है, तो ये जैसे टोकिन टाइप के सवाल है, आप यकीनन याद करेंगे, काफी सारी चीजें आपने पढ़ी हुई है। जस्ट एक थोड़ी सी मैकेनिज्म हम थोड़ी सी देखते हैं जो इंटर क्लास के एसटीपी बुक में मौजूद है कि ये ब्लड प्रोटीन प्रोथ्रोम्बिन या फाइब्रिनोजिन है या फाइब्रिन है, ये किस तरह से बनते हैं, क्लॉटिंग मैकेनिज्म है। हालांकि इसका कोई जिस तरह से किसी टेक्स्ट में जिक्र नहीं है, बट एटलीस्ट थोड़ी सी आपको नॉलेज होनी चाहिए कि ये क्लॉटिंग मैकेनिज्म किस तरह से होती है। तो हम नेक्स्ट पेज पे आते हैं, थोड़ा सा क्लॉटिंग मैकेनिज्म को देखते हैं कि हाउ क्लॉटिंग मैकेनिज्म किस तरह से क्लॉटिंग मैकेनिज्म होती है। जैसे कभी भी जैसे ब्लड वेसल्स अगर डैमेज हो जाए तो वहां पे फौरन जो जैसे ये ब्लड वेसल है, ब्रोकन वेसल है, डैमेज हो गई तो वहां पे क्लॉटिंग फैक्टर्स आ जाएंगे। क्लॉटिंग फैक्टर्स जैसे आ जाएंगे, क्लॉटिंग फैक्टर्स क्या करेंगे, क्लॉटिंग फैक्टर का काम होता है प्रोथ्रोम्बिन, इनएक्टिव फॉर्म जैसे होता है वो थ्रोम्बिन में कन्वर्ट होता है, ये भी प्रोटीन है, इट इज कन्वर्टेड इनटू थ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन इज कन्वर्टेड इनटू थ्रोम्बिन। कब जब भी जैसे कोई ब्लड वेसल डैमेज होती है तो प्रोथ्रोम्बिन जो थ्रोम्बिन में कन्वर्ट होता है बाय द हेल्प ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर। उसके बाद जैसे कई जैसे प्रोटीन होते हैं, जैसे एक फाइब्रिनोजिन है, सॉल्युबल फॉर्म में प्लाज्मा में होता है, ये फाइब्रिनोजिन जो सॉल्युबल फॉर्म होता है इट इज कन्वर्टेड इनटू फाइब्रिन। जैसे अक्सर आपने देखा होगा कि जब भी जख्म या इंजरीज वगैरह होती है तो आपने आखिर में देखा होगा कि वहां पे ऐसी छोटी सी लाइंस जैसे बनी होती है, ब्लैक कलर की ऐसी लाइंस छोटी सी उस इंजरी या जख्म पे होती है, ऐसी लाइंस होती है, वो क्या है, दैट इज ये इनसॉल्युबल फाइब्रिन होता है, वो इनसॉल्युबल फाइब्रिन होता है। तो इनसॉल्युबल फाइब्रिन में कन्वर्ट करने का काम कौन करेगा, फाइब्रिनोजिन को फाइब्रिन में कन्वर्ट करने का काम ये थ्रोम्बिन करेगा। थ्रोम्बिन कन्वर्ट्स फाइब्रिनोजिन इनटू फाइब्रिन। तो इस तरह से जो है उसकी हीलिंग हो जाती है। तो इस क्लॉटिंग मैकेनिज्म में ये सारे प्रोटीन्स काम आएंगे, जैसे प्रोथ्रोम्बिन इज कन्वर्टेड इनटू थ्रोम्बिन और थ्रोम्बिन क्या करेगा, फाइब्रिनोजिन को फाइब्रिन में कन्वर्ट करेगा। Prothrombin is converted into thrombin by the help of clotting factor, and the next step में fibrinogen is converted into fibrin by the help of thrombin। तो इसी तरह से जो फर्स्ट ईयर एसटीपी में चैप्टर 1 के अंदर भी इन प्रोटीन्स का जिक्र है, तो फर्स्ट ईयर में चैप्टर 14 के अंदर भी इनका जिक्र है कि ये क्लॉटिंग मैकेनिज्म में काम आते हैं। तो क्लॉटिंग मैकेनिज्म क्या होती है, इस तरह की क्लॉटिंग मैकेनिज्म हमारे बुक्स में डिटेल में नहीं है, तो आप भले इनको याद ना करें, कोई इश्यू नहीं है, समझने के लिए जरूरी है कि आपको थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए कि क्लॉटिंग मैकेनिज्म किस तरह की होती है। उसके बाद नेक्स्ट हम आते हैं नेक्स्ट हेडिंग एनटीपी के हवाले से, जो गॉल ब्लैडर है। यू नो वेरी वेल लिवर की सीक्रेशन जिसे बाइल जूस कहते हैं, काफी बार हमने जैसे इलस्ट्रेशन देखी है, सीक्रेशन ऑफ द लिवर इज कॉल्ड बाइल जूस, और बाइल जूस का जो स्टोरेज होता है वो गॉल ब्लैडर में होता है। गॉल ब्लैडर जैसे इस सैक लाइक स्ट्रक्चर, जैसे बैग और सैक लाइक स्ट्रक्चर है, आपने देखा कि सिस्टिक डक्ट और एक गॉल ब्लैडर सैक या बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर जस्ट बाइल जूस स्टोर होती है, स्टोरेज का काम है। ठीक है, ऑन द
inferior surface of the liver, that is about ये टोकन टाइप में सवाल है, 8 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 4 सेंटीमीटर वाइड, कनेक्टेड टू द कॉमन बाइल डक्ट बाय सिस्टिक डक्ट। जैसे आपको पता है कि यहाँ पे दो हेपेटिक डक्ट आते हैं, कॉमन हेपेटिक डक्ट, सिस्टिक डक्ट। सिस्टिक डक्ट के बाद कॉमन बाइल डक्ट, कॉमन बाइल डक्ट दैट इंटर्स इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन फर्स्ट पार्ट ड्यूडिनम, और पैंक्रियास से ये पैंक्रियाटिक डक्ट आता है, तो ये हेपेटोपैंक्रियाटिक डक्ट बन जाता है। तो ऐसी इलस्ट्रेशन आपके पास जो मौजूद है, तो यानी इसी तरह से जो है गाल ब्लेडर जो कॉमन बाइल डक्ट के साथ जैसे ज्वाइन करेगा सिस्टिक डक्ट के जरिए करेगा, तो बाइल इज कंटिन्यूअली सीक्रेटेड बाय द लिवर एंड स्टोर्ड इन द गाल ब्लेडर। कुछ ऐसे पर्सन होते हैं जिनके अंदर गाल ब्लेडर के अंदर स्टोन बन जाते हैं, क्रिस्टल्स बन जाते हैं, तो फिर ये जो थोड़ी सी एक पेनफुल कंडीशन होती है, पेनफुल कंडीशन की वजह से क्या होता है कि इस गाल ब्लेडर को रिमूव करवाना पड़ता है। जब गाल ब्लेडर रिमूव हो जाएगा तो यकीनन फिर स्टोरेज की यानी जो पार्ट है वो नहीं है, जस्ट ये बैग और सैक लाइक स्ट्रक्चर है जिसका काम है स्टोरेज, कोई सीक्रेशन सिंथेसिस कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होता है, जस्ट स्टोरेज का काम है। फिर क्या होगा, रिजल्ट ये होगी कि जिस तरह से देन लिवर की सीक्रेशन बाइल जूस ये डायरेक्टली जो है स्मॉल इंटेस्टाइन के फर्स्ट पार्ट ड्यूडिनम में एंटर होती है, जस्ट ये इसको देन रिमूव कर देते हैं गाल ब्लेडर। बहरहाल ये मेडिकल के हवाले से अब नेक्स्ट आते हैं पेंक्रियास, वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गन हमारी बॉडी के अंदर। पेंक्रियास एक ऐसा ऑर्गन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो एंडोक्राइन इन नेचर भी है एज वेल एज एक्सोक्राइन इन नेचर है। एंडोक्राइन इन नेचर भी है एज वेल एज एक्सोक्राइन इन नेचर। हमारी बॉडी के अंदर जो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स या एक्सोक्राइन टिश्यूज होते हैं जिन्हें हम कहते हैं डक्ट ग्लैंड, जैसे फॉर एग्जांपल एक्सोक्राइन ग्लैंड दैट इज कॉल्ड एज डक्ट ग्लैंड, और एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं उन्हें कॉमनली कहते हैं डक्टलेस ग्लैंड, यानी उनके अंदर जो है ट्यूब या जैसे डक्ट नहीं है, डक्टलेस ग्लैंड है। एक्सोक्राइन जो होते हैं, एक्सोक्राइन आर कॉमनली कॉल्ड डक्ट ग्लैंड। जैसे हमने लिवर के हवाले से देखा थोड़ी देर पहले, हमने डिस्कस किया लिवर, हेपेटिक डक्ट, कॉमन हेपेटिक डक्ट, सिस्टिक डक्ट, कॉमन बाइल डक्ट दैट एंटर्स इनटू द ड्यूडिनम जो स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट है, तो यानी पूरे डक्ट सिस्टम मौजूद है। तो यानी लिवर की सीक्रेशन थी जिसे हम कहेंगे बाइल जूस कहेंगे, वो बाइल जूस डक्ट के जरिए स्मॉल इंटेस्टाइन तक आया, तो ऐसे ग्लैंड्स को हम कहेंगे एक्सोक्राइन ग्लैंड। इसी तरह से आपने पैंक्रियास में भी देखा, पैंक्रियास जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर है उसमें पैंक्रियाटिक डक्ट आके किसको ज्वाइन करता है, इसी कॉमन जैसे बाइल डक्ट को आके ज्वाइन करता है, वो हेपेटोपैंक्रियाटिक डक्ट बनता है। वो भी जैसे आके स्मॉल इंटेस्टाइन के फर्स्ट पार्ट ड्यूडिनम में दाखिल हुआ है, तो ये भी पैंक्रियास का रोल, ये जो रोल है जिसमें पैंक्रियाटिक डक्ट के जरिए जैसे स्मॉल इंटेस्टाइन के फर्स्ट पार्ट ड्यूडिनम में दाखिल होते हैं, तो इस नेचर को हम कहेंगे कि ये एक्सोक्राइन है। बाकी एंडोक्राइन डक्टलेस ग्लैंड्स होते हैं। डक्टलेस ग्लैंड की मीनिंग है जिनमें कोई डक्ट, ट्यूब, नाली, वेसल नहीं है, उनकी सीक्रेशंस होंगी डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में दाखिल होगी, उनकी सीक्रेशन डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में दाखिल होगी। जैसे हमने गेस्ट्रिन हार्मोन के बारे में पढ़ा था, गेस्ट्रिन हार्मोन जैसे डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में दाखिल होता है, ब्लड स्ट्रीम से होता हुआ देन उसका जो टारगेट था वही स्टमक था, तो स्टमक पे आके एक्शन करते हैं। सर्कुलेशन में इंटर होने के बाद जो उनकी टारगेट ऑर्गन होंगे, टारगेट सेल्स होंगे, उन्हीं पे उनका एक्शन होगा, बाकी किसी पे एक्शन नहीं होगा। किसी पे एक्शन क्यों नहीं होगा, वाई बिकॉज़ ऑफ जैसे इंटर क्लास के स्टूडेंट से सवाल है कि ऐसे क्यों होता है, सिर्फ टारगेट सेल पे उस हार्मोन का एक्शन होता है। एक सिंगल वर्ड से उसका जवाब दें कि ऐसी क्या स्ट्रक्चर है जिसकी वजह से टारगेट सेल्स में ही इफेक्ट होता है हार्मोन। यासिर साहब स्टूडेंट्स का रिस्पांस देखिए, जैक्सन साहब, मुजीर साहब, हनीफ मेहर साहब। रिसेप्टर्स एग्जैक्टली आप, क्योंकि उस हार्मोन को रिसीव करने के लिए रिसेप्टर्स होंगे तो ही एक्शन होगा, जिस पे रिसेप्टर उस हार्मोन के नहीं होंगे तो यकीनन उस सेल पे एक्शन उसका नहीं होगा। थैंक यू। आपको जैसे सवाल मैं पूछता हूँ ताकि थोड़ा मुझे भी आइडिया हो जाए कि आप जो है बहुत ही अच्छी तरह से पढ़ रहे हैं, याद भी करें और आपको याद भी हो जाए। बहरहाल ये एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन है। तो पैंक्रियास कंटेन्स, पैंक्रियास के अंदर जैसे हम थोड़ी देर में इलस्ट्रेशन में आते हैं, तो ओवरऑल जैसे लीफ लाइक स्ट्रक्चर है, बट उसके 3 पार्ट्स होते हैं। एक पार्ट को हेड कहते हैं, दूसरा मेन पार्ट होता है जिसे बॉडी कहते हैं, बड़ा पार्ट,
और आखिरी टर्मिनल जो एंड वाला पार्ट होता है उसे टेल कहते हैं, हेड, बॉडी एंड टेल। और टेल की जाके अटैचमेंट एक स्प्लीन के साथ होती है, हम आते हैं इसमें। और जो एंडोक्राइन पार्ट है पेंक्रियाज की, जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स है उससे कहते हैं आईलिड्स ऑफ लैंगरहांस, आईलिड्स ऑफ लैंगरहांस, आईलिड्स ऑफ लैंगरहांस या पेंक्रियाटिक आईलिड्स कहते हैं। लैंगरहांस जो है, पॉल लैंगरहांस, इसकी कंट्रीब्यूशन की वजह से इसका ये जो नेम आया है, जो एक जर्मन पैथोलॉजिस्ट एंड बायोलॉजिस्ट था पॉल लैंगरहान, ये इसकी डेट ऑफ बर्थ एंड इसका लाइफ स्पैन है, ड्यूरेशन है। तो पॉल लैंगरहान की वजह से, उस पर्सन की वजह से इन्हें कहते हैं आईलेट्स ऑफ लैंगरहान। लैंगरहान कोई बायोलॉजिकल टर्म नहीं है, जैसे समझे कि कोई बायोलॉजिकल टर्म है। लैंगरहान क्या होते हैं, ठीक है, आईलेट्स ऑफ लैंगरहान से, ठीक है, लैंगरहान पर्सन का नेम। तो अब हम देखते हैं कि 3 पार्ट्स कौन से होते हैं पेंक्रियाज के। जैसे आप देखिए पेंक्रियाज का एक पार्ट होता है हेड होता है, जैसे ड्यूडिनम पार्ट है, ड्यूडिनम पार्ट उसके कर्व के अंदर, उसके कर्व के अंदर जैसे ये एक पार्ट होता है, हेड पार्ट होता है, दूसरा पार्ट है ये बॉडी है, और तीसरा पार्ट है टेल है। और टेल का रिलेशनशिप किसके साथ है, ये इधर आर्गन एक दैट इज कॉल्ड स्प्लीन उसके साथ है। तो ये 3 बॉडी पार्ट्स होते हैं, 3 इसके जो है डिवीजन, जैसे हम कहें या कि है तो कंटिन्यूस, बट हम इसको डिवाइड इस तरह से कर सकते हैं कि ड्यूडिनम की जो कर्वेचर के अंदर जो पार्ट होगा उससे हेड थोड़ा सा इसका जो साइज भी बड़ा होता है, और उसके बाद जैसे ये एलोंगेटेड पार्ट है दैट इज कॉल्ड द बॉडी, और आखिरी जो हिस्सा है जिसका रिलेशनशिप स्प्लीन के साथ होता है, तो उस पार्ट को हम कहेंगे टेल कहेंगे, ठीक है। हेड, बॉडी एंड टेल। एसटीबी बुक के अंदर ऐसी डिवीजन नहीं है, एसटीबी बुक के अंदर नहीं है, हमारे एनटीबी बुक के अंदर ये तस्वीर मौजूद है, बट मे भी आपको वहाँ पे थोड़ी क्लियर नजर आए या ना आए, थोड़ी डार्क है। यहाँ पे आप आसानी से देख सकते हैं कि ये पार्ट जो है हेड है, ये बॉडी है और ये टेल है। इसी तरह से आप बिल्कुल सेंटर में आपको एक जैसे लाइन नजर आ रही है, यकीनन आपको ऐसी एक लाइनिंग नजर आ रही है, नजर आ रही है या नहीं आ रही है, अपने टेक्स्ट बुक में भी देखें। ये क्या हो सकता है, ये है पेंक्रिएटिक डक्ट। पेंक्रिएटिक डक्ट का काम होता है पेंक्रिएटिक जूस को ट्रांसपोर्ट करना, किसके साथ, जैसे आप देखिए ये लिवर की जो सिक्रीशन है जो हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था, लिवर यहाँ पे जो मौजूद है, लिवर बाइलोब स्ट्रक्चर लिवर मौजूद है, तो उसकी राइट लोब एंड लेफ्ट लोब, उसमें हेपेटिक डक्ट, 2 हेपेटिक डक्ट, उसके बाद ये 2 हेपेटिक डक्ट कॉमन हेपेटिक डक्ट बनाते हैं। गाल ब्लेडर से सिस्टिक डक्ट आता है, और देन जो है क्या होता है, गाल ब्लेडर के बाद ये कॉमन बाइल डक्ट बन जाता है। कॉमन बाइल डक्ट और पेंक्रियास में से पेंक्रिएटिक डक्ट, ये दोनों ज्वाइन होके काम एक हेपेटोपेंक्रिएटिक डक्ट बनाएंगे, और हेपेटोपेंक्रिएटिक डक्ट आगे ड्यूडेनम में एंटर होता है। तो मेनी टाइम ऐसे हमने पॉइंट्स ऐसे पढ़ी है। तो अभी हम जैसे पेंक्रियास पढ़ रहे हैं, तो पेंक्रियास के अंदर हम ये देखेंगे कि ये जो पार्ट आ रहा है ये दिस इज कॉल्ड पेंक्रिएटिक डक्ट, इसे हम कहेंगे पेंक्रिएटिक डक्ट। और पेंक्रिएटिक डक्ट में यहाँ पे यकीनन पेंक्रियास के डिफरेंट सेल्स हैं, उनकी सीक्रीशन इस मेन डक्ट पेंक्रिएटिक डक्ट के अंदर दाखिल होती जाएगी, और देन क्या होगा, ये जो है आगे ड्यूडेनम में एंटर होगी, ठीक है। हम नेक्स्ट एक और इलस्ट्रेशन पे आते हैं, कि पेंक्रियास के इस तरह से जो वेरियस सेक्शंस हैं, जैसे ये कॉमन बाइल डक्ट आया, कॉमन बाइल डक्ट, और ये पेंक्रियास से पेंक्रिएटिक डक्ट, ये जो पार्ट ज्वाइन करता है इस कॉमन डक्ट हो जाता है, एक ही डक्ट हो जाता है, और इसे कहेंगे हेपेटोपेंक्रिएटिक डक्ट। और हेपेटोपेंक्रिएटिक डक्ट ड्यूडेनम में दोनों आगे सीक्रेशन आगे एंटर होती है। तो स्टूडेंट से एक छोटा सा सवाल है कि ये पेंक्रियास का जो पार्ट है, ये पार्ट है, इसको हम क्या कहेंगे, टाइप करें, जूम चैट में टाइप करें, इसे क्या कहेंगे। मुजीब रहमान साहब आपके स्टूडेंट क्या कह रहे हैं, एंड हनीमर साहब, हेड, दिस वन इज कॉल्ड हेड, और ये जो पार्ट है इसे क्या कहेंगे, दैट इज कॉल्ड एज बॉडी, और आखिरी जो पार्ट होगा उससे हम कहेंगे टेल कहेंगे, ठीक है। और ये 3 डिवीजन होगी। अब देखिए ये जो मेन जो डक्ट आ रहा है, इस डक्ट का नेम क्या, जैसे एरोस की नजर आ रहा है आपको, ये डक्ट कौन सा होगा, पेंक्रिएटिक डक्ट। अब हम देखेंगे कि इसके अंदर और कौन सी चीजें हैं, जैसे एक एक्सोक्राइन पार्ट मौजूद है। एक्सोक्राइन कौन से पार्ट होंगे, यानी यकीनन डक्ट ग्लैंड्स है, यानी जिनमें डक्ट्स है, और दूसरे जो पार्ट होते हैं उन्हें हम कहते हैं एंडोक्राइन पार्ट। एंडोक्राइन पार्ट जो होगा वो डक्ट लेस होगा, जैसे ये एंडोक्राइन पार्ट है, इसे हम कहते हैं आईलिड्स ऑफ लैंगरहान। जैसे ये ब्लू एरोस आपको नजर आ रहे हैं, ये सारे आईलिड्स ऑफ लैंगरहान है। पेंक्रियास के अंदर दोनों किस्म के जैसे
जैसे सेल्स मौजूद हैं, एक एक्सोक्राइन और दूसरे एंडोक्राइन। एक्सोक्राइन कौन से सेल्स हैं? उन्हें हम कहते हैं असाइनर सेल्स, उन्हें हम कहते हैं असाइनर सेल्स कहते हैं। जैसे असाइनस मेडिकल टर्मिनोलॉजी में या बायोलॉजी की टर्मिनोलॉजी में जैसे बंच के लिए होता है, जैसे बेरीज वगैरह होती है तो एक बंच की तरह होते हैं और सेंटर में एक कैनाल हो, इसे हम कहते हैं असाइनस कहते हैं। दिस इज कॉल्ड द असाइनस। जैसे आप देखिए ये बंच की तरह है, बेरीज की तरह। असाइनस लफ्ज की मीनिंग की होती है, जैसे एक रेस्पबेरी है उसमें जैसे बेरी होती है, तो ये असाइनस है, ये सारे असाइनर सेल्स हैं। तो असाइनर सेल्स वो एक्सोक्राइन इन नेचर है, और आईलिड्स ऑफ लैंगरहांस है वो हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं, तो ये एंडोक्राइन इन नेचर है। तो आप देखिए दोनों के अंदर डिफरेंस देखिए। जो असाइनर सेल्स हैं ये डक्ट के जरिए अपनी जो सीक्रेशन है वो इस पेंक्रियाटिक डक्ट में सब इंटर कर रहे हैं, और जो एंडोक्राइन पार्ट है जिसे हम आइलेट्स ऑफ लैंगरहांस कहते हैं, जिसे हम आइलेट्स ऑफ लैंगरहांस कहते हैं, इनकी सीक्रेशन ब्लड स्ट्रीम में दाखिल हो रही है, इनकी सीक्रेशन ब्लड स्ट्रीम में दाखिल हो रही है। ब्लड स्ट्रीम में दाखिल होने के बाद जो टारगेट होगा वहां पे उसका जाके एक्शन होगा। तो ये आप यहाँ पे एक नया टर्म सीखेंगे, असाइनस। असाइनस एक सिंगुलर टर्म है, असाइनस, असाइनस, असाइनर, असाइनर ऐसे लफ्ज, असाइनियस, असाइनियस ऐसे जो है टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल होगी जिसकी मीनिंग होती है इसी तरह से, जो एक बंच की तरह, एक क्लस्टर की तरह जो सेल्स होते हैं उस ऑर्गेनाइजेशन में, उसे हम कहते हैं असाइनस कहते हैं। थोड़ा सा आपको याद है कि अगर फर्स्ट ईयर में भी एक ऐसी स्ट्रक्चर है जो लाइक द साइनस अरेंजमेंट की तरह है, और उस ऑर्गन का आप नेम बता सकते हैं? जरा टाइप करेंगे। फर्स्ट ईयर में हमने आखिरी जो 4 चैप्टर है इनमें हमने पढ़ा है अल्वियोलाई। एग्जैक्टली स्टूडेंट्स, यासिन साहब आप वेरी इंटेलिजेंट है। अल्वियोलाई, लंग्स के अंदर अल्वियोलाई वो भी असाइनस की शेप में होते हैं, ठीक है। उसमें काफी सारे ऐसे जो है बैग्स और सैक्स जो होते हैं, देन एक कॉमन डक्ट होता है। से डिस्कस करें तो पेंक्रियास के अंदर एक एक्सोक्राइन पार्ट है, एक एंडोक्राइन पार्ट है। एक्सोक्राइन पार्ट में पेंक्रियाटिक जूस होती है जिसमें डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, वो पेंक्रियाटिक डक्ट में इंटर होके आगे स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम पार्ट में दाखिल होंगे। बट जो एंडोक्राइन पार्ट जो आइलेट्स ऑफ लैंगरहांस है उसके अंदर जो हार्मोन प्रोड्यूस होंगे, ये हार्मोन डायरेक्टली जो है ब्लड स्ट्रीम में दाखिल होंगे। ब्लड स्ट्रीम में दाखिल होने के बाद टारगेट सेल बन जाएंगे। हम यकीनन ये थोड़ी सी पॉइंट्स हमने पढ़ लिए, अब हम नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट आते हैं कि किस तरह से थोड़ी सी इनकी ऑर्गेनाइजेशन होती है। तो अगेन ये देखें, ये हेड पार्ट है, ये बॉडी पार्ट है, ये टेल पार्ट हुआ। और अगर हम इस पेंक्रियास के इस पार्ट को देखेंगे तो ये देखिए असाइनस की जैसे ऑर्गेनाइजेशन आपको नजर आएगी। असाइनस एक जैसे आप देख रहे हैं एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन पार्ट, ये एंडोक्राइन पार्ट है, पेंक्रियाटिक आइलेट्स है, और ये देखिए असाइनस है। असाइनस की अरेंजमेंट है, जैसे मुझे यहाँ की जितनी भी सीक्रेशंस होंगी वो सब जूस में आएगी। ये जितने भी सेल्स जो है सीक्रेशन इस देन पेंक्रियाटिक डक्ट को आगे ज्वाइन करेंगे। ये जितने भी सेल्स हैं ना, ये सब सेल्स अपनी जो सीक्रेशन प्रोड्यूस करेंगे देन आके पेंक्रियाटिक डक्ट को ज्वाइन करेंगे, पेंक्रियाटिक डक्ट को आगे ज्वाइन करेंगे। तो अगेन हम नेक्स्ट चलते हैं, आगे चलते हैं फर्दर पार्ट्स में चलते हैं कि जैसे एनटीपी बुक को ही हम देख रहे हैं, उसको डिस्कस कर रहे हैं। पेंक्रियास, पेंक्रियास एज एन एक्सोक्राइन ग्लैंड। तो एक्सोक्राइन ग्लैंड पेंक्रियास में जो उसे मौजूद है, जिसे हम कहते हैं आइलेट्स ऑफ लैंगरहांस, हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं। और एंडोक्राइन पार्ट से हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं, और एक्सोक्राइन पार्ट जो है पेंक्रियाटिक जूस करते हैं। जैसे हमने जैसे पेंक्रियाटिक जूस है जो डाइजेशन में मदद देते हैं, बिकॉज इसके अंदर जो है पेंक्रियाटिक जूस के अंदर जैसे एंजाइम्स मौजूद है जो फूड को डाइजेस्ट करने में मदद देते हैं। इट हैज 2 मेजर कंपाउंड्स है, जैसे पेंक्रियाटिक जूस है जिसमें जनरली हम कहते हैं, जैसे ये देखिए थोड़ा सा डिटेल का क्वेश्चन है। एक उसके अंदर एक्वस कंपाउंड होते हैं और दूसरे होते हैं एंजाइमेटिक कंपोनेंट। एंजाइमेटिक कंपोनेंट एक्वस रेफर्स टू वाटरी मीडियम के लिए लफ्ज एक्वस इस्तेमाल होता है, और एंजाइमेटिक कंपोनेंट वर्ड से जाहिर है एंजाइम प्रोड्यूस करते हैं। तो बाइकार्बोनेट आल्सो न्यूट्रलाइज द एसिडिक काइंड दैट enters into the small intestine from intestine। और एंजाइमेटिक कंपोनेंट्स जो है, एंजाइमेटिक कंपोनेंट्स आर द पेंक्रियाटिक जूस इज इम्पोर्टेंट फॉर द डाइजेशन।
फॉर ऑल मेजर क्लासेस ऑफ द फूड। जैसे उसमें एक है प्रोटियोलाइटिक एंजाइम भी है, खास तौर पे जैसे आपको पता है कि पेंक्रियाज के अंदर, थोड़ा सा सिंपल क्वेश्चन आता है बट थोड़ा सा आप इंटीग्रेट करेंगे कि आपसे अगर छोटा सवाल हो जाए, छोटा सवाल कि पेंक्रियाज के अंदर कौन से एंजाइम मौजूद है, ऐसे कौन से एंजाइम मौजूद है जो जैसे थ्री मेन कैटेगरीज है फूड की, कौन सी थ्री मेन कैटेगरीज है, कार्बोहाइड्रेट्स है और इसी तरह से प्रोटीन्स है और लिपिड्स है। तो पेंक्रियाज के अंदर कौन से एंजाइम्स हैं, जो कितने टाइप के एंजाइम्स हम कहें जो इन डिफरेंट टाइप के फूड को डाइजेस्ट करें, आइदर कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करने के एंजाइम है, या प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के एंजाइम है, या लिपिड्स को डाइजेस्ट करने के एंजाइम है। तो आइदर वन कैटेगरी है, टू कैटेगरी और थ्री कैटेगरी, कितनी फूड की कैटेगरीज हैं जिनको डाइजेस्ट कर सकते हैं। जस्ट आप टाइप करें 1 2 3 और जो भी। मुजीब रहमान साहब आपके स्टूडेंट क्या जवाब देते हैं, कितने किस्म की फूड को डाइजेस्ट, थ्री कैटेगरी, बिल्कुल एग्जैक्टली थ्री कैटेगरीज। उसमें एक तो प्रोटियोलाइटिक एंजाइम है, प्रोटियोलाइटिक एंजाइम जैसे आप इस प्रोटियो लफ्ज से भी आप सीख सकते हैं कि प्रोटियो किसको शो करता है। टाइप करें प्रोटियो वर्ड किसको शो करता है, प्रोटियो प्रोटीन को शो करता है, प्रोटियोलाइटिक लाइटिक किसको शो करता है, लफ्ज लाइसिस को या ब्रेकडाउन को या डाइजेशन को। यानी प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाले, प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करने वाले जो एंजाइम्स होंगे उन्हें हम कहेंगे प्रोटियोलाइटिक एंजाइम। लाइपेज एंजाइम भी पैंक्रियाटिक जूस के अंदर मौजूद है। लाइपेज एंजाइम किसको डाइजेस्ट करता है, यकीनन लिपिड को करता है। इसी तरह से अमाइलेज एंजाइम भी मौजूद है। अमाइलेज एंजाइम किसको डाइजेस्ट करता है, पैंक्रियाटिक अमाइलेज भी मौजूद है। जैसे एक सलाइवरी अमाइलेज हमने पढ़ा था, एक पैंक्रियाटिक अमाइलेज। पैंक्रियाटिक अमाइलेज किसको डाइजेस्ट करेगा, यकीनन जैसे कार्बोहाइड्रेट्स को डाइजेस्ट करता है। तो पैंक्रियाटिक जूस के अंदर थ्री मेजर टाइप के फूड्स हैं, उन तीनों को डाइजेस्ट करने के लिए एंजाइम्स मौजूद है। कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करने के लिए, प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करने के लिए, एज वेल एज लिपिड्स को डाइजेस्ट करने के लिए एंजाइम्स मौजूद है। ठीक है, थोड़ा सा ये सिंपल टाइप ऑफ क्वेश्चन है। तो इसके अंदर जैसे हम देखेंगे प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स भी मौजूद है। कौन कौन से प्रोटियोलाइटिक है, जैसे ट्रिप्सिन भी प्रोटियोलाइटिक है, काइमोट्रिप्सिन भी प्रोटियोलाइटिक है, ये कार्बोऑक्सीपेप्टाइडेज, जैसे ये आपके लिए थोड़ा सा नया टर्म होगा बिकॉज ये एसटीपी वगैरह में आपने नहीं पढ़ा है। कार्बोऑक्सीपेप्टाइडेज, जैसे आप स्टूडेंट्स को याद है, जैसे एक अमाइनो एसिड है और ये दूसरा अमाइनो एसिड। अमाइनो एसिड और अमाइनो एसिड के दरमियान जो बॉन्ड बनता है, उस बॉन्ड को हम क्या कहेंगे, टाइप करेंगे। वन अमाइनो एसिड और अनदर अमाइनो एसिड के दरमियान जो बॉन्ड बनता है, उस बॉन्ड को हम क्या कहेंगे, पेप्टाइड बॉन्ड एग्जैक्ट कहेंगे। पेप्टाइड बॉन्ड कैसे बनता है, एक तरफ से यहाँ पे अमाइनो ग्रुप होता है और दूसरी तरफ से कार्बो ऑक्सिलिक ग्रुप होता है। अमाइनो ग्रुप और कार्बो ऑक्सिलिक ग्रुप होता है, इसकी एंड स्टेज देन जो पेप्टाइड बॉन्ड बनता है। तो ये कार्बो ऑक्सीपेप्टाइडेज बॉन्ड होता है, जो जैसे दैट क्लीव्स द पेप्टाइड बॉन्ड एट कार्बो ऑक्सी टर्मिनल और सी टर्मिनल। सी टर्मिनल ये जो है ना कार्बो ऑक्सी टर्मिनल, या इसे सी टर्मिनल कहते हैं। सी टर्मिनल थोड़ा सा एनटीपी बुक में चैप्टर नंबर 2 के अंदर ये सी टर्मिनल और ये अमाइनो ग्रुप का एन टर्मिनल, इसे अदर वर्ड्स में एन टर्मिनल भी कहते हैं। तो जहाँ पे ये जो सी टर्मिनल है उस साइड पे जो पेप्टाइड बॉन्ड होगा उसको ब्रेक करने का काम कार्बो ऑक्सीपेप्टाइडेज करेगा, कार्बो ऑक्सीपेप्टाइडेज। ठीक है, COOH है जिसे हम कहते हैं सी टर्मिनल कहते हैं, और वहां पे जो पेप्टाइड बॉन्ड जो बनता है उस एंड पे ये जो है ब्रेक करता है। ये काम होता है कार्बो ऑक्सीपेप्टाइडेज का। ठीक है, आगे थोड़ी सी एक डेफिनेशन भी पढ़ेंगे इसकी। तो फिलहाल हम आगे चलते हैं प्रोटियोलाइटिक एंजाइम की बात। और ये जो थोड़ी सी एक हार्मोन की इलस्ट्रेशन है, बिकॉज आपके साथ जो थोड़े से स्टूडेंट बैठे हैं हाफ एंट्री के, उन्होंने हार्मोन की एक्शन के बारे में उनको इतनी नॉलेज नहीं है, तो हम ये डिस्कस करते हैं। जैसे कोई भी एंडोक्राइन सेल होता है, जब ये एंडोक्राइन सेल जो हार्मोन सीक्रेट करेगा डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में दाखिल होगा। ब्लड स्ट्रीम में दाखिल होने के बाद जो उनका टारगेट होगा, जैसे ये टारगेट सेल है, टारगेट सेल ही उनको रेस्पॉन्स देगा। तो उसमें रिसेप्टर्स होते हैं, अगर रिसेप्टर इस सेल में नहीं है तो ये सेल कोई रेस्पॉन्स नहीं देगा। जिसमें रिसेप्टर्स होंगे तो उस हार्मोन को वही सेल रेस्पॉन्स दे सकता है। एक और इलस्ट्रेशन, जैसे ये हार्मोन सीक्रेटिंग सेल है, हार्मोन प्रोड्यूस हुआ, ये पर्पल कलर हार्मोन का ब्लड स्ट्रीम में दाखिल हुआ हार्मोन,
और देन ब्लड वेसल के बाद जैसे ये एक सेल है जो टारगेट सेल नहीं है, बिकॉज इसके रिसेप्टर और इसके रिसेप्टर आपस में मैच नहीं करते। जब इस तरह का यकीनन कोई हार्मोन की शेप होगी तो ये रिसेप्टर है, बट ये इस हार्मोन की जो शेप है तो यकीनन इसके रिसेप्टर कुछ और ही होंगे। तो ये जो है टारगेट सेल है, इसमें स्पेसिफिक रिसेप्टर है और इसमें जो है एक्शन होगा, यानी ये सेल रेस्पॉन्ड देगा और ये सेल रेस्पॉन्ड नहीं देगा, बिकॉज ऑफ इनके रिसेप्टर्स की वजह से होता है। तो हम इससे कहेंगे कि हार्मोन एक्शन इस तरह से होता है। जो हम पैंक्रियाटिक जैसे एक स्ट्रक्चर थे जिसमें आपने आईलेट्स ऑफ लैंगरहान पढ़े थे, जैसे आईलेट्स ऑफ लैंगरहान, ये जो पार्ट है आईलेट्स ऑफ लैंगरहान है, आईलेट्स ऑफ लैंगरहान है। और ये जो है जैसे एक्सोक्राइन पार्ट है, पैंक्रियाटिक असाइनाई मौजूद, असाइनस का प्लूरल है असाइनाई, असाइनस सिंगुलर, असाइनाई प्लूरल है। और इसी तरह से इसके अंदर खास तौर पे आईलेट्स ऑफ लैंगरहान के अंदर हम एक बीटा सेल्स डिस्कस करेंगे और अल्फा सेल्स करेंगे। बीटा सेल्स दे प्रोड्यूस इंसुलिन एंड अल्फा सेल्स ग्लूकागोन हार्मोन प्रोड्यूस करेंगे। ये जो आईलिड्स ऑफ लैंगरहान कहेंगे इसमें और भी किस्म के सेल्स मौजूद हैं, बट हम जस्ट इन दो सेल्स को डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। ये जो सेक्शन है पेंक्रियाज है, पेंक्रियाज का जस्ट ये इतना सेक्शन है, उसके अंदर ये ऐसी स्ट्रक्चर्स मौजूद है। थोड़ा सा इसको इलाज किया तो देखा गया कि इसके अंदर असाइनर सेल्स भी मौजूद है और आईलिड्स ऑफ लैंगरहान भी मौजूद है। आईलिड्स ऑफ लैंगरहान के अंदर स्पेशली हम अल्फा सेल और बीटा सेल की डिस्कशन करेंगे, अल्फा सेल्स एंड बीटा सेल्स की डिस्कशन करेंगे। और इसी तरह से एक और भी पॉइंट जैसे ये सारे असाइनाई है, असाइनर क्लस्टर या बंच की सूरत में, और ये सारी जो है जैसे हम कहेंगे एक्सोक्राइन पार्ट है और ये पैंक्रियाटिक के अंदर अपनी सीक्रेशन जो है इंटर करते जाएंगे। तो एक इस क्लस्टर को हम असाइनस कहते हैं, असाइनस प्लूरल असाइनाई, असाइनर कहते हैं एनी क्लस्टर ऑफ सेल्स दैट रिजेंबल अ मेनी लोब्ड बेरी। तो क्लस्टर ऑफ सेल्स जो बेरी की शेप की तरह होते हैं उन्हें हम कहते हैं असाइनस कहते हैं। जैसे ये एक इनलार्ज असाइनस है, एक बड़ा असाइनस है ये, तो उसमें क्लस्टर ऑफ सेल्स मौजूद है, इसे हम कहेंगे असाइनस, कहेंगे असाइनस। तो आगे नेक्स्ट आते हैं, एक और इलस्ट्रेशन है जिसके जरिए आप समझ सकते हैं कि किस तरह से पेंक्रियाज की सीक्रेशन काफी इलस्ट्रेशन से डिस्कस करने का मकसद ये होता है, मेनी टाइम रिपीटेशन होती है। मेनी टाइम रिपीटेशन के बाद यकीनन आप समझ पाएंगे। जैसे एक क्वेश्चन को हम 10 से 15 बार यहाँ पे रिपीट करते हैं, थोड़ा सा टाइम आप देंगे तो यकीन आपका टाइम देना जरूरी होता है। यहाँ पे अगर हम 100 मरतबा पढ़ाएं तो आपको फायदा नहीं होगा, जरूरी है कि आप पढ़ें, समझने के लिए जरूरी होता है। तो ये देखिए ये सारे असाइनर सेल्स है, ये असाइनर सेल्स है। असाइनर सेल्स जो जाहिर है पैंक्रियाटिक जूस प्रोड्यूस करेंगे, पैंक्रियाटिक जूस पैंक्रियाटिक डक्ट में चली जाएगी। तो देखिए ये पैंक्रियाटिक डक्ट है, इसमें चली जाएगी और देन जो जाके स्मॉल इंटेस्टाइन में दाखिल होगी। ये आईलिड्स ऑफ लैंगरहान है, ये आईलिड्स ऑफ लैंगरहान है, इनकी सीक्रेशन डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में जाती है। बट ये जो असाइनर सेल्स हैं इनकी सीक्रेशन जो किस में दाखिल होगी, पैंक्रियाटिक डक्ट में होगी। ठीक है, आगे एक टर्मिनोलॉजी आएगी, फिलहाल इसमें नहीं है बातें। तो असाइनर सेल्स, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट आते हैं पैंक्रियास की डिस्क्रिप्शन पे। एनटीबी बुक है पेज नंबर 261 पे। तो पैंक्रियास एक्सोक्राइन पार्ट भी है जैसे, और एंडोक्राइन पार्ट है। एक्सोक्राइन पार्ट जैसे अभी हमने पढ़ा कि इसके अंदर जो एंजाइम्स है कौन से, कि दे आर सीक्रेटेड इन इनएक्टिव फॉर्म, जैसे हमने इसके बारे में पहले ही भी डिस्कस किया था। ट्रिप्सिनोजिन इनएक्टिव फॉर्म है, काइमोट्रिप्सिनोजिन इनएक्टिव फॉर्म है, ट्रिप्सिनोजिन और काइमोट्रिप्सिन दोनों इनएक्टिव फॉर्म है। इसी तरह से प्रो कार्बो ऑक्सीपेप्टाइडेज, जैसे थोड़ी देर पहले आपने पढ़ा था कार्बो ऑक्सीपेप्टाइडेज, ये है प्रो कार्बो ऑक्सीपेप्टाइडेज। प्रो लफ्ज की मीनिंग ये होती है जैसे इनिशियल स्टेज में होता है, जैसे हम कहें जो फुली उसकी स्ट्रक्चरल या फंक्शनल पार्ट में ना हो या एक्टिव स्टेज में ना हो, तो उसे हम कहते हैं, जैसे उसके लिए लफ्ज इस्तेमाल होता है प्रो। तो ये सारे जो है प्रीकर्सर भी है। प्रीकर्सर जैसे आपको पता है, हमने पढ़ा था, प्रीकर्सर जो है एंजाइम्स जो है एक्टिव नहीं होते, इनएक्टिव फॉर्म में जो प्रोड्यूस होते हैं उन्हें हम कहते हैं प्रीकर्सर कहते हैं। तो ये तीनों इनएक्टिव फॉर्म में प्रोड्यूस होते हैं। ट्रिप्सिनोजिन इज कन्वर्टेड इनटू ट्रिप्सिन, आपको याद है, बाय द हेल्प ऑफ मुजीब रहमान साहब। ट्रिप्सिनोजिन इज कन्वर्टेड इनटू ट्रिप्सिन बाय द हेल्प ऑफ, नाम थोड़ा बड़ा होगा है, स्टार्ट किससे है आपने बताया, इससे गलत है,
एंट्रोकाइनेज, एग्जैक्टली, थैंक यू सर, आपने रेस्पॉन्स दिया। एंट्रोकाइनेज एंजाइम की मदद से, एंट्रोकाइनेज एंजाइम कौन प्रोड्यूस करता है? स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर एंट्रोकाइनेज प्रोड्यूस होता है। जैसे ट्रिप्सिनोजेन इज कन्वर्टेड इनटू, वो तो आप HCl बता रहे हैं, तो वो पेप्सिनोजेन इज कन्वर्टेड इनटू पेप्सिन बाय द एक्शन ऑफ HCl है, ठीक है। तो ट्रिप्सिनोजेन इज कन्वर्टेड इनटू ट्रिप्सिन बाय द एक्शन ऑफ एंट्रोकाइनेज एंजाइम। तो जैसे ही ट्रिप्सिन प्रोड्यूस होगा तो इसकी वजह से मोर ट्रिप्सिनोजेन इज कन्वर्टेड इनटू ट्रिप्सिन, एक एक्शन ये होगा। जैसे ट्रिप्सिन बनेगा तो आपको पता है काइमोट्रिप्सिनोजेन इज कन्वर्टेड इनटू काइमोट्रिप्सिन। ये सारी सीरीज और सीक्वेंस आपने जैसे पहले ही पढ़ी है, वही सेम चीज है। पहले ये इनएक्टिव फॉर्म में होता है, तो हमने वहां पे भी डिस्कस किया था कि वाई ये इनएक्टिव फॉर्म में क्यों प्रोड्यूस होते हैं। इफ दीज वर प्रोड्यूस्ड इन एक्टिव फॉर्म, अगर ये सारे एंजाइम्स एक्टिव फॉर्म में प्रोड्यूस होते तो देन दे वुड डाइजेस्ट द टिश्यूज प्रोड्यूसिंग देम, यानी जो हमारे अपने ही टिश्यूज हैं उनको ही डाइजेस्ट करना शुरू कर देंगे, बिकॉज उनके अंदर क्या है, उनके अंदर भी ऐसी प्रोटीन्स मौजूद है, तो उनको खुद को डाइजेस्ट करें। इस वजह से सबसे पहले ये इनएक्टिव फॉर्म में प्रोड्यूस होते हैं। जब भी कोई फूड की स्टिमुलस मिलती है, फूड आता है अंदर जीआईटी के अंदर, तो ही जो है देन ऐसी जूसेस प्रोड्यूस होती है, तो ही देन जो एंजाइम जो है ये अपना एक्शन करते हैं, ठीक है। इसी तरह से जो ये इनएक्टिव फॉर्म में प्रोड्यूस होता है। ट्रिप्सिनोजेन इज एक्टिवेटेड बाय प्रोटियोलाइटिक एंजाइम एंट्रोकाइनेज इनटू ट्रिप्सिन, और देन ट्रिप्सिन की वजह से मोर ट्रिप्सिनोजेन प्रोड्यूस होता है। इसी तरह से काइमोट्रिप्सिन, ट्रिप्सिनोजेन एंड प्रोकार्बोऑक्सीपेप्टाइडेज भी एक्टिव होते हैं। और अमाइलेज एंजाइम, अमाइलेज एंजाइम आपको पता है एक था सिलाइवरी अमाइलेज, सिलाइवरी अमाइलेज ये है पैंक्रियाटिक अमाइलेज, दोनों में फर्क है। सिलाइवरी अमाइलेज को जैसे टाइलिन कहते हैं, खास नेम है, ये है पैंक्रियाटिक अमाइलेज, ये भी पॉलीसैकेराइड्स को डाइजेशन करता है उसकी, और इसी तरह से इनिशिएटेड इन द ओरल कैविटी, हालांकि ओरल कैविटी के अंदर भी डाइजेशन का अमल शुरू हुआ था, जिसमें पॉलीसैकेराइड्स जो है ओलिगोसैकेराइड में जैसे कन्वर्ट हो रहे थे, जैसे पहले डेक्स्ट्रिन और देन माल्टोज के अंदर, तो वहां से डाइजेशन का अमल कंटिन्यू हुआ था, यहाँ पे भी आगे जो कंटिन्यू होगा। और इसी तरह से पैंक्रियाटिक लाइपेज होता है, जैसे ब्रेक डाउन ऑफ लिपिड इनटू फ्री फैटी एसिड, ग्लाइसराइड्स एंड कोलेस्ट्रॉल। तो ये अमल तो जैसे मोस्टली या मेन जो उसकी जो साइट है वो ड्यूटीनम है, जैसे हमारे बुक के अंदर एक जैसे जेजुनम पार्ट तक भी मौजूद है, अगर रहता है, जैसे अगर कोई ऐसी फैट्स रहती हैं जिनको अभी मुकम्मल डाइजेशन नहीं हुए तब भी हो सकती है, बट मेजर साइट जो है वो ड्यूटीनम है, मेजर साइट ऑफ लिपिड की डाइजेशन है वो ड्यूटीनम है। और इसी तरह से डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियस, देखें ये टर्मिनोलॉजी बहुत ही आसान है, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियस। एएसी तो जस्ट एंजाइम है, उसका नेम है एएसी, तो एंजाइम है, एएसी एंजाइम है। पहले देखिए डीऑक्सी राइबो तो यानी ये सबस्ट्रेट को शो करा है, तो यानी ये डीएनए की डाइजेशन कराएंगे, ब्रेकिंग कराएंगे, डाइजेशन या हाइड्रोलिसिस या ब्रेकिंग। राइबोन्यूक्लियस ये किसकी ब्रेकिंग और हाइड्रोलिसिस करेंगे? ये ऐसा एंजाइम है जो आरएनए को ब्रेक करेगा, ये ऐसा एंजाइम है जो डीएनए को ब्रेक करेगा। किसमें ब्रेक करेगा? रिड्यूस डीएनए एंड आरएनए कंपोनेंट्स इनटू न्यूक्लियोटाइड्स, ये न्यूक्लियोटाइड्स में ब्रेक करेंगे। उसके बाद एसटीबी बुक के अंदर एक और एंजाइम जैसे लिखा हुआ है चैप्टर नंबर 12 के अंदर, फर्स्ट ईयर एसटीबी चैप्टर नंबर 12 के अंदर, कि न्यूक्लियोटाइडेज एंजाइम, जब न्यूक्लियोटाइड में ये ब्रेक हो जाएगा तो अनदर एंजाइम दैट इज कॉल्ड द न्यूक्लियोटाइडेज एंजाइम जो होता है न्यूक्लियोटाइड को न्यूक्लियोसाइड में ब्रेक करता है। ये एसटीबी के साथ थोड़ा सा आगे भी आप ऐड कर देंगे, न्यूक्लियोटाइडेज एंजाइम होगा जो क्या करेगा, न्यूक्लियोटाइड को न्यूक्लियोसाइड में ब्रेक करेगा, न्यूक्लियोटाइड को न्यूक्लियोसाइड में। ये आपने जैसे पढ़े हैं, हम आगे चलते हैं, ठीक है। न्यूक्लियोटाइड क्या होता है, न्यूक्लियोसाइड क्या होता है। और इसी तरह से ये थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था एक नया एंजाइम जो किसी बुक में शामिल नहीं था, तो कार्बोऑक्सीपेप्टाइडेज एंजाइम है, ये प्रोटीएज एंजाइम है, और हाइड्रोलिसिस किसकी करता है? पेप्टाइड बॉन्ड की करता है। कहाँ पे? कार्बोऑक्सी टर्मिनल या जिसे सी टर्मिनल एंड ऑफ द प्रोटीन पेप्टाइड होता है, जैसे ये पेप्टाइड बॉन्ड्स है, ये सारे जो है पेप्टाइड बॉन्ड बन रहे हैं। बट जहाँ पे पेप्टाइड बॉन्ड बनता है उसका जो सी टर्मिनल है, सी टर्मिनल पे जो पेप्टाइड बॉन्ड की ब्रेकिंग करने का जो अमल होगा
उसे हम कहेंगे कार्बो ऑक्सीपेप्टाइडेज बॉन्ड। ठीक है, तो इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। तो अभी जो हमने जैसे डिस्कस किया है कि जैसे पेंक्रियास के अंदर जो पेंक्रिएटिक एंजाइम प्रोड्यूस होंगे, पेंक्रियास के अंदर जो पेंक्रिएटिक एंजाइम प्रोड्यूस होंगे, ट्रिप्सिनोजिन जो इनएक्टिव फॉर्म में होता है, काइमोट्रिप्सिन जो इनएक्टिव फॉर्म में होता है, इसी तरह से प्रो कार्बो ऑक्सीपेप्टाइडेज इनएक्टिव फॉर्म में होता है। देन ये एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं। कैसे? जैसे ट्रिप्सिनोजिन इज कन्वर्टेड इनटू द ट्रिप्सिन बाय इंट्रोकाइनेज एंजाइम। इसी तरह से ट्रिप्सिन का काम क्या था? ट्रिप्सिनोजिन इज कन्वर्टेड इनटू काइमोट्रिप्सिन। Chymotrypsinogen is converted into the chymotrypsin by the action of trypsin. इसी तरह से pro carboxypeptidase is converted into कार्बोऑक्सीपेप्टाइडेज। ये भी काम किसके जरिए होगा? ये भी ट्रिप्सिन के जरिए होगा। जैसे दो जो इनएक्टिव एंजाइम है उनको एक्टिव करने का काम ट्रिप्सिन करता है, और ट्रिप्सिनोजिन इज कन्वर्टेड इनटू ट्रिप्सिन बाय द एक्शन ऑफ इंट्रोकाइनेज एंजाइम। वेरी सिंपल इलस्ट्रेशन है, इसके जरिए आप इसको याद कर सकते हैं। जैसे देखें, trypsinogen is converted into trypsin by the action of introkinase enzyme। बट ट्रिप्सिन जैसे बना उसके बाद काइमोट्रिप्सिनोजन इज कन्वर्टेड इनटू काइमोट्रिप्सिन बाय द एक्शन ऑफ, इसी तरह से प्रो कार्बोऑक्सीपेप्टाइडेज जो इनएक्टिव फॉर्म है ये कार्बोऑक्सीपेप्टाइडेज में कन्वर्ट होगा बाय द एक्शन ऑफ ट्रिप्सिन। ये दोनों काम जो है ट्रिप्सिन के जरिए हो सकते हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट आते हैं इलस्ट्रेशन पे। आते हैं। जिस तरह से हम देखेंगे कि प्रोटीन की जो डाइजेशन होती है, प्रोटीन का डाइजेशन का अमल है वो डायरेक्ट जिस तरह से अमीनो एसिड में नहीं बनते, कन्वर्ट होते, जैसे डाइजेशन है, ये थोड़ी सी एक्स्ट्रा चीजें हैं। ठीक है, प्रोटीन्स सबसे पहले एक लार्ज पॉलीपेप्टाइड्स में ब्रेक होंगे, लार्ज पॉलीपेप्टाइड के बाद स्मॉल पॉलीपेप्टाइड्स एंड पेप्टाइड्स, एंड देन अल्टीमेटली अमीनो एसिड में ब्रेक होंगे। तो प्रोटीन्स को ये शुरू में पेप्सिन एंजाइम जो है जो स्टमक में प्रोड्यूस होता है वो ब्रेक करता है, और इसी तरह से पेंक्रिएटिक एंजाइम्स हैं वो इनको और भी स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ये जैसे डाइजेशन का अमल जो इनका होता है, पेंक्रिएटिक एंजाइम है अमल जो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर होता है तो शॉर्ट पेप्टाइड्स बन जाते हैं, और देन जो है अल्टीमेटली जैसे डाइपेप्टाइडेज या ऐसे अमाइनो पेप्टाइडेज एंजाइम होते हैं तो इंडिविजुअल अमाइनो एसिड में ब्रेक करने का काम इनका होता है। ठीक है, तो इस तरह से जो है प्रोटीन्स के हवाले से डाइजेशन। बट हम आते हैं नेक्स्ट आते हैं एनटीबी बुक के हवाले से कि सीक्रेशन ऑफ पेंक्रिएटिक जूस रिलेटेड टू हार्मोन। ये सब हार्मोन की एक्शन की वजह से, जैसे कब पेंक्रिएटिक जूस रिलीज होनी है, जैसे पेंक्रिएटिक जूस प्रोड्यूस होती रहती है बट रिलीज कब होनी है, बाइल जूस लिवर के अंदर प्रोड्यूस होती रहती है बट कब रिलीज होनी है, स्मॉल इंटेस्टाइन ड्यूटीनम में कब आना है, तो ये सब हार्मोन रेगुलेटेड होता है। जैसे हार्मोन रेगुलेटेड इस तरह से जैसे बिजली भी पड़ी है, पंखा भी पड़ा है, जैसे बटन कब ऑन एंड ऑफ करना है, तो ये जो है हार्मोन का काम होता है कि पेंक्रिएटिक जूस कब रिलीज करनी है। ठीक है तो ये एक्सोक्राइन नेचर प्रोड्यूस कर लिया बट रिलीज कब करनी है, ये जो है हार्मोन की एक्शन की मदद से होता है। इसी तरह से बाइल जूस प्रोड्यूस तो लिवर कर रहा है बट कब रिलीज होनी है, रिलीज होकर आपके स्मॉल इंटेस्टाइन तक आए, ये काम कौन करेंगे, ये काम दोनों काम जो है हार्मोनल एक्शन है, हार्मोन्स करेंगे। कौन से हार्मोन है, एक है सीसी के कोलिसिस्टोकाइनिन और दूसरा हार्मोन है उसका नेम क्या है, दूसरे हार्मोन का नेम है यकीनन दूसरे हार्मोन का नेम है सीक्रेटिन हार्मोन। दोनों की एक्शन से जैसे ये जूसेस रिलीज होंगे। पेंक्रिएटिक जूस और सीक्रेशन इज रेगुलेटेड बाय द हार्मोन्स। एक सीक्रेटिन हार्मोन होता है और दूसरा होता है कोलिसिस्टोकाइनिन, शॉर्ट फॉर्म में उसे सीसीके कहेंगे, which is produced by the walls of the duodenum। ये जो ड्यूडिनम की वॉल ही प्रोड्यूस करती है अपॉन डिटेक्शन ऑफ एसिडिक फूड, प्रोटीन्स, फैट्स एंड विटामिन्स। ये स्टिमुलस है। जैसे देखिए ना हर वक्त हम जैसे कहते हैं ना, हर वक्त ऐसी जूसेस हमारे जीआईटी के अंदर रिलीज नहीं होती है, उसके रिलीज होने के लिए कोई तो स्टिमुलस होना चाहिए तब रिलीज होंगे, अदरवाइज रिलीज नहीं होंगे।
तो जैसे स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर एसिडिक फूड आएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर हाफ डाइजेस्टेड प्रोटीन्स आएंगे, फैट्स आएंगे, विटामिन्स आएंगे, तो उसके बाद जैसे ये एक स्टिमुलस है, स्टिमुलस है किसके लिए कि हार्मोन रिलीज हो, हार्मोन रिलीज होंगे तो देन जो पेंक्रियास में पेंक्रियाटिक जूस रिलीज होगी और लिवर से देन जो है बाइल जूस रिलीज होगी। सबसे पहले ये आप दूसरे लफ्जों में हम कहेंगे कि ये इन जूसेस के रिलीज होने के लिए स्टिमुलस है, ये रिलीज होने के लिए स्टिमुलस है। जैसे अगर हम कहें कि रूम के अंदर बहुत ज्यादा गर्मी हो गई है तो हम गर्मी क्या है, एक स्टिमुलस। अब क्या हमें करना चाहिए कि फैन को ऑन करना चाहिए, या जिनके घरों में एसी है तो एसी ऑन करें बिकॉज टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो गया। तो टेम्परेचर ज्यादा क्या हुआ, स्टिमुलस हुआ। और देन फैन को ऑन करना, ये क्या हुआ कि यानी ये इसके रिजल्ट में एक जैसे पेंक्रियाटिक जूस रिलीज हुई है या जैसे बाइल जूस रिलीज हुई है, तो वो कौन कराएगा, वो कराएंगे हार्मोन कराएंगे। तो स्टिमुलस है, एसिडिक फूड, प्रोटीन्स, फैट्स एंड विटामिन्स है, उसके रिजल्ट में क्या होगा, सीसीके रिलीज होगा और सीक्रेटिन होगा। सीसीके और सीक्रेटिन को प्रोड्यूस कौन करता है, देखिए काफी सारी चीजें जैसे स्टूडेंट्स कहते हैं हमें समझ में नहीं आते। देखिए एक साइट ऑफ प्रोडक्शन होती है, कहाँ पे ये हार्मोन प्रोड्यूस हुआ, कहाँ पे ये हार्मोन प्रोड्यूस हुआ, प्रोड्यूस तो हुआ है, बड़ा है, बट रिलीज होना अलग चीज है। रिलीज कब होगा, कौन रिलीज कराएगा, रिलीज के लिए स्टिमुलस क्या है, दूसरी चीज आप स्टिमुलस पढ़ेंगे, हर हार्मोन के रिलीज होने का एक स्टिमुलस होता है। स्टिमुलस तो आपने पढ़े कि ये सारे स्टिमुलस हैं। स्टिमुलस के बाद देन उस हार्मोन का एक्शन किस जगह पे होता है, हार्मोन का एक्शन लिवर एंड पेंक्रियास पे होता है। एक्शन क्या होगा, पेंक्रियास से पेंक्रियाटिक जूस रिलीज होगा, लिवर से बाइल जूस रिलीज होकर आके ड्यूटेरियम में आएगी। तो इस तरह से आप कैटेगरीज बनाएंगे। पहली बात की हार्मोन कहाँ पे प्रोड्यूस होते हैं, हार्मोन प्रोड्यूस हुए उसके बाद रिलीज होने के लिए स्टिमुलस क्या है, नंबर 3 कि इस हार्मोन का टारगेट क्या है, नंबर 4 इस हार्मोन का एक्शन क्या है। चार अलग चीजें, ये पैरा एक ही है बट इसके अंदर चार अलग चीजें बड़ी मौजूद है। हार्मोन कौन प्रोड्यूस करता है, हार्मोन के रिलीज होने के लिए स्टिमुलस क्या है, हार्मोन का एक्शन किन टारगेट सेल्स पे होता है और वो एक्शन क्या होता है। ठीक है, ये चार चीजें अलग अलग चीजें। तो पेंक्रियाटिक सीक्रेशन के अंदर जैसे दो चीजें होती है, एक जैसे हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा कि एक्विस बाइकार्बोनेट होते हैं और दूसरा कंपोनेंट होता है एंजाइमेटिक कंपोनेंट्स है। एंजाइमेटिक कंपोनेंट कौन से, एक प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स है, आपने जैसे पढ़ा प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स भी है, एक इसी तरह से पेंक्रियाटिक अमाइलेस अमाइलेस भी है, पेंक्रियाटिक लाइपेज भी है, ये सारे एंजाइमेटिक कंपोनेंट है। सबसे पहले आपको ये जहन में होनी चाहिए, थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था कि कार्बोनेट्स भी पेंक्रियास प्रोड्यूस करते हैं, तो एक्विस बाइकार्बोनेट्स प्लस पेंक्रियाट, जैसे हमने एक पेंक्रियास के फंक्शन के हवाले से थोड़ी देर पहले शायद पढ़ा था ये, ठीक है, पेंक्रियास के हवाले से पढ़ा था कि बाइकार्बोनेट न्यूट्रलाइज द एसिडिक एसिड्स दैट एंटर इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, पेंक्रियास एज एन एक्सोक्राइन ग्लैंड, तो उसमें बाइकार्बोनेट का भी हमने जिक्र किया था। उस वक्त यकीनन आपके जहन में था कि ये बाइकार्बोनेट कहाँ से आते हैं। ठीक है, तो बाइकार्बोनेट कहाँ से आते हैं, तो अभी हमने इसका जैसे टेक्स्ट हमारे टेक्स्ट में ये मौजूद है। बाइकार्बोनेट्स आर जो एक्वियस बाइकार्बोनेट, एक्वियस की मीनिंग होती है जिससे वाटरी मीडियम, वाटर प्लस कार्बोनेट एंड एंजाइमेटिक कंपोनेंट। तो यहाँ पे दो किस्म के सेल्स होते हैं, जो एक्सोक्राइन सेल्स होते हैं वो दो किस्म के सेल्स होते हैं। जैसे एक्सोक्राइन जो सेल्स हैं वो दो किस्म के, असाइनस है ना, ये जैसे एक सिंगल असाइनस है। असाइनस के अंदर क्या है, जैसे ये जो सेल्स है बड़े सेल्स है, ये एंजाइम प्रोड्यूस करेंगे, एंजाइम प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, और उसके बाद दूसरे जो जिसे हम कहेंगे डक्ट सेल्स, ये बाइकार्बोनेट्स प्रोड्यूस करेंगे, वाटरी सॉल्यूशन प्रोड्यूस करेंगे। ये जो सेल्स होंगे ये वाटरी एक एक्वियस कंपोनेंट होगा जिसमें बाइकार्बोनेट्स होंगे। एंजाइम्स जो प्रोड्यूस करने वाले सेल्स हैं ये असाइनस सेल कहलाएंगे, असाइनर सेल्स कहलाएंगे। ये सारे सेल्स असाइनर सेल्स हैं और ये एंजाइम प्रोड्यूस करके देन डक्ट के अंदर सेंड करेंगे। दूसरे जो सेल्स हैं जिन्हें हम कहते हैं डक्ट सेल, इन डक्ट सेल्स का काम होता है कि बाइकार्बोनेट्स प्रोड्यूस करें। डक्ट सेल का काम होता है बाइकार्बोनेट प्रोड्यूस करें। दो क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट, असाइनस जो होते हैं वो एंजाइम प्रोड्यूस करते हैं और जो डक्ट सेल्स होते हैं वो एक्वियस बाइकार्बोनेट प्रोड्यूस करेंगे। बस आज के दिन के हवाले से हम इतना डिस्कस करेंगे। अब फिजिक्स की क्लास होगी और नेक्स्ट जब क्लास होगी तो